जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। हमने चाणक्य के बारे में एक बात सुनी है कि वो उस जगह पर मट्ठा डाल देते थे क्योंकि तिनका नहीं हो गया अगर वहां पर उन्हें कांटा लगा है। यानी कि अपने शत्रु को जड़ मूल से खत्म करना। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर पिछले कुछ समय से जो एपिसोड चल रहे हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि ये केवल और केवल शिवसेना के हाथ में जो सत्ता थी, उस सत्ता को खत्म करने के लिए ये सारी की सारी चीजें चली हैं? केवल और केवल मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और साथ साथ में जिस तरीके से यूज किया गया राज ठाकरे को, नवनीत राणा को उसका टूल बनाया गया, राणा दंपत्ति को, और अब एकनाथ शिंदे के साथ में ये जो बातें चली हैं, ये केवल और केवल शिवसेना के हाथ से सत्ता लेकर के भाजपा के हाथ में सत्ता लेने का ही एक उपक्रम है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं। और इसका एक मात्र सीधा सीधा कारण मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि अगर मान के चलिए, अगर 37 विधायक किसी एक व्यक्ति के पास में है जो सूरत से गुवाहाटी चला जाता है, जिसका नाम है एकनाथ शिंदे, तो अभी के कानून के मुताबिक वो 2/3 बहुमत उसके पास में है उस पार्टी का। और 2/3 बहुमत के हिसाब से मैं दल बदल कानून की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में ये कानून में संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था, और उसके बाद में अगर आपके पास में 2/3 बहुमत है, आपके पास में विधायक हैं या सांसद हैं, तो आप जो है आप किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे को केवल इतना करना होता कि भाजपा के गठबंधन के साथ में सरकार बनानी होती, या फिर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाते, तो इसके लिए बहुत सामान्य सी बात थी, बहुत सामान्य सा करना था कि आप भाजपा में अपना विलय कर लेते, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते, एकनाथ शिंदे डेफिनेटली आराम से उप मुख्यमंत्री बन सकते थे। राज्यपाल के पास आना होता, उनसे कहना होता कि भाई हमारे पास में है और आप फ्लोर टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, ये केवल 1-2 दिन की बात थी। गणित बहुत लंबी नहीं थी, भाजपा इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि हर तरीके से शिवसेना के हाथ से सत्ता की चाबी तो निकल चुकी है। लेकिन बात इससे आगे की है। आई एम टेलिंग यू, 5-6 दिन रुकिए, इन 5-6 दिनों में और बहुत बड़ा आने वाला है। और वो बहुत बड़ा आने वाला इसलिए है क्योंकि कल रात को जो हमने सीन्स देखे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास, जिसका नाम वर्षा है, वर्षा बंगला, उसे खाली किया गया। काले काले बड़े बड़े सूटकेसेस में कौन सा सामान जा रहा था हमें नहीं पता, उसके बारे में हम कमेंट भी नहीं करेंगे, लेकिन मातोश्री जाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि आपने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने के कितने ही दिनों तक आप जो है अपने मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे या अपने मंत्री निवास में बैठे रहे, उसको खाली नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर इस्तीफा देने से पहले अभी भी बात चल रही है कि भाई हमारे संजय राउत कह रहे हैं कि अगर आप सारे जो विधायक हैं हमारे पास में आते हैं, अगर आपको यही चिढ़ थी, यही बात थी कि हमने महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन किया और हमने एनसीपी और कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया, तो साहब हम एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को छोड़ने के लिए, उससे पीछे हटने के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। लेकिन बात इतनी सी है ही नहीं, बात यहाँ पर खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि मालूम है शिवसेना को, मालूम है उद्धव ठाकरे को, मालूम है संजय राउत को कि भैया अब बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। अब बात केवल पार्टी की नहीं रही, अब बात संगठन की भी रह गई है। अब मैंने ये बात जो शुरुआत में चाणक्य वाली बात बोली, इसको आप नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में भी समझिएगा, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे राजनेता है जो जिनके साथ में अगर किसी ने अपनी दुश्मनी ठान ली तो वो उसकी जड़ों में मट्ठा डाल देते हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ते, किसी भी तरीके का नहीं छोड़ते। और बहुत सारे उदाहरण इसके बारे में आप पीछे देख सकते हैं, मैं कुछ चीजें आपको बताने का प्रयास भी करूंगा। यहां पर देखिए कि भाजपा किसी भी तौर पे शिवसेना को खत्म नहीं करना चाहेगी। ये जो बात चल रही है आगे कई बार की शरद पवार का खेल हुआ है, शरद पवार ने खेल किया है, एक्चुअली शरद पवार ने खेल नहीं किया है, शरद पवार के खुद के साथ में खेला हो गया है। शरद पवार के बारे में अभी भी कहा जा रहा है कि भाई ये शरद पवार का खेल था और उनको केवल इतना करना था जिसके लिए उन्होंने गठबंधन किया था कि महाराष्ट्र में जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी वर्सेस एनसीपी रह जाए। कांग्रेस तो एक तरीके से खत्म हो ही चुकी है और शिवसेना को वो खत्म कर दें। लेकिन यहां पर शरद पवार के साथ में खेला हुआ है, एनसीपी को भी खत्म किया जा रहा है। मान के चले जब चुनाव होंगे एनसीपी का पूरा तरीके से खात्मा हो चुका होगा। कांग्रेस की तो बात करना ही बेमानी है, लेकिन शिवसेना, शिवसेना को भाजपा कभी खत्म नहीं करना चाहेगी। भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी है देश में। अगर आज के संसद सदस्यों की बात करें तो 543 है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिसाब से देखें तो ये संख्या जो है वो आगे आने वाले चुनावों में शायद 2024 में या 2029 में 700 से आगे बढ़ सकती है। ये संख्या बहुत बढ़ेगी। अभी 543 केवल संसद सदस्य नहीं रहेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में शिवसेना जो केवल महाराष्ट्र की पार्टी है, क्या आपको मालूम है, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अलावा, बाला साहब ठाकरे यही कहते थे, मुंबई हमारी और महाराष्ट्र मराठों का, यानी कि मुंबई पर शिवसेना का हक होगा।
यानी कि बीएमसी पर बेसिकली शिवसेना का हक होगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र में अगर शिवसेना उनके सहयोगी दल के तौर पे विद्यमान है तो क्या भाजपा को फर्क पड़ेगा? भाजपा को नुकसान होगा? भाजपा को नुकसान होगा कांग्रेस के कारण से, भाजपा को नुकसान होगा एनसीपी शरद पवार के कारण से। उन्हें निपटाना है, शिवसेना को निपटाने के मतलब ही नहीं है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और उनको अगर 543 में से आगे बढ़कर के 700 में से कुछ सीटें, कुछ सांसद, कुछ विधायक शिवसेना के पास में है तो उससे भाजपा को रत्ती मात्र फर्क नहीं पड़ता और भाजपा बाला साहब ठाकरे को छेड़ेगी नहीं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जिनके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो ही लोग पिछले कुछ समय में हमें देखने को मिले जिनके अंतिम यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ा जिसकी कल्पना नहीं थी, वो दो लोग थे। एक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके पूरे अंतिम यात्रा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों पैदल पैदल साथ में चले थे। अब वो उनकी पार्टी के थे इसलिए बात समझ में आ भी सकती थी, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जब अंतिम यात्रा निकली थी तो किस तरीके का लाखों का जन सैलाब, मुंबई बंद थी पूरे तरीके से। इसलिए बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्तित्व को और उनके द्वारा गठित की गई शिवसेना को भाजपा कभी नहीं छेड़ेगी। और भाजपा इज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी और जिसमें आज जो नेतृत्व है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के पास में है। तो वो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे और खत्म जिसे करना है वो शिवसेना नहीं है, वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। जिस तरीके से जब भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है उससे सबसे पहले जो हमेशा, क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी जो है बेसिकली ही हैज बीन द लायबिलिटी ऑफ कांग्रेस, लेकिन हमेशा राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है। आप सोचिए सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस किया, सब कुछ किया, लेकिन इवन देन ना रॉबर्ट वाड्रा को पकड़ा गया, ना प्रियंका गांधी को पकड़ा गया, ना राहुल गांधी को पकड़ा गया, ना सोनिया गांधी को पकड़ा गया। इन्हें कभी जेल की हवा नहीं ली, कभी ईडी बुलाती है, कभी कुछ और, परेशान जरूर करते हैं, फ्रस्ट्रेट जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि गांधी परिवार हमेशा उनके निशाने पर रहेगा और हमेशा उनके ऊपर गांधी परिवार पर चढ़ करके उन्हें अपना काम करना है, भाजपा को अपना काम करना है। ठीक वैसे ही वो शिवसेना को कभी खत्म करने की बात सोच ही नहीं सकते, उससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बात यहां पर लेकिन ये भी आती है, जो अगले 5-6 दिनों की बात मैं आपसे कर रहा था, जो होने वाला है उसे समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहां पार्टी से आगे बढ़कर के संगठन की बात आएगी, जिसके लिए उद्धव ठाकरे मातोश्री में गए हैं इस्तीफा देने से पहले मातोश्री में जाना, क्योंकि उन्हें पता लग रहा है कि अब सरकार तो क्या जा ही चुकी है, संगठन हाथ से जाने वाला है। एकनाथ शिंदे जी को आप समझिएगा कि वो व्यक्ति अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग के पास में जाएंगे, कोर्ट के पास में जाएंगे और ये कहेंगे कि पार्टी तो हमारी है ही साहब, संगठन भी हमारा है। और संगठन में राज्य इकाई की बात हो, जिला इकाई की बात हो, ब्लॉक इकाई की बात हो, वहां अगर आधे से ज्यादा सदस्य आपके पाले में हैं तो शिवसेना के असली मालिक हम हैं, यानी कि शिवसेना के असली मालिक एकनाथ शिंदे हैं। और ये जो चीज है हमें इतिहास से इसके बारे में देखना भी पड़ेगा। तो 1969 में इंदिरा गांधी को जब कांग्रेस जी, इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया था, हमारे हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स को ये बात नहीं मालूम है, मैं बता देता हूं आपको, इंदिरा गांधी को तक को कांग्रेस से निकाला गया था और उसके बाद में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई फॉर इंदिरा डेफिनेटली, तो कांग्रेस आई बनाई थी और कोर्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि कांग्रेस जो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है वही असली कांग्रेस है। और उसके बाद में कोर्ट से इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को असली कांग्रेस का के रूप में मान्यता मिली थी और चुनाव चिन्ह इंदिरा गांधी के पास रहा था। ऐसा ही एनटी रामाराव की मृत्यु के बाद में तेलुगु देशम पार्टी की जो स्थापना की थी उनके जमाई चंद्रबाबू नायडू ने उनके साथ में ऐसा ही किया था। चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा था कि तेलुगु देशम पार्टी के असली मालिक हम हैं, यानी कि चंद्रबाबू नायडू हैं। ये तीसरे व्यक्ति होने वाले हैं एकनाथ शिंदे, जो अब ये कहेंगे अगले 5-6 दिनों में चुनाव आयोग के पास जाकर के, कोर्ट के पास जाकर के कि केवल पार्टी नहीं, पार्टी तो सरकार तो हमारी हो ही चुकी है एक तरीके से, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, संगठन भी हमारा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के बारे में ये बात क्लियर हो चुकी है कि उन्हें ना पार्टी चलाना आता है और ना संगठन चलाना आता है। अब थोड़ी सी बात समझिएगा एकनाथ शिंदे के बारे में। एकनाथ शिंदे कौन है? मई 2020 में, जी हाँ 13 मई 2020 को आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी, मराठी फिल्म, जिसका नाम है धर्मवीर। इसका ट्रेलर बहुत चर्चित हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ये बाला साहब ठाकरे के ऊपर तो नहीं बनी है, तो किसके ऊपर बनी है? तो मैं आपको बता देता हूं, जिस ठाणे से एकनाथ शिंदे आते हैं उसी ठाणे से एकनाथ शिंदे के जो गुरु थे जिनका नाम है आनंद दिघे के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। और शिवसेना में बाला साहब ठाकरे के बाद में अगर कोई दूसरे क्रमांक का व्यक्ति हुआ करता था, द नेम इज आनंद दिघे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके जाने के बाद में उनकी विरासत को कौन संभालेगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जनता उनसे बहुत प्यार करती थी, कार्यकर्ताओं की वो पहली पसंद हुआ करते थे। ठीक वैसे ही
एकनाथ शिंदे आज कार्यकर्ताओं की, विधायकों की पहली पसंद बन गए हैं और बहुत जल्दी उन्होंने आनंद दिघे का वो स्थान, मैं ये तो नहीं कहूंगा आनंद दिघे का स्थान ले लिया, उनकी विरासत, लेकिन उनकी विरासत को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। और केवल ठाणे नहीं, ठाणे के आसपास चाहे वो रत्नागिरी हो या नासिक हो, ऐसे करीबन 12 से 15 जिलों में अच्छा खासा वर्चस्व ये एकनाथ शिंदे का देखने में आता है, देखने में बनता है। और ये चीजें एक्चुअली उद्धव ठाकरे के साथ में प्रॉब्लम बहुत पहले से चल रही है, लेकिन कुछ कई बार होता है ना कि आग में घी डालने का काम होता है। तो जब पिछले कुछ समय में जब जो एमएलसी चुनाव हुए थे, ऑन द टाइम भी जब ठाणे की बात हुई, तो संजय राउत ने जब ये कहा कि भाई जो गठबंधन है, गठबंधन के हिसाब से चुनाव होगा, ये बात ऐसे तो देखने में सही भी लगती है, लेकिन एमएलसी के चुनाव है और हर पार्टी अपने हिसाब से सत्ता चलाती है, काल का प्रभाव होता है। तब एकनाथ शिंदे ने यही बात कही थी कि भैया अगर आप ठाणे की बात करते हैं तो कम से कम ठाणे में हम अपने वोटों को कांग्रेस को शिफ्ट नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और ये बात जिस तरीके से आगे बढ़ी, एकनाथ शिंदे भरी बैठक में से छोड़ करके चले गए थे। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे की बात को नहीं माना गया तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। संजय राउत में वो जज्बा नहीं है, अनिल परब में, अनिल देशमुख में वो जज्बा नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो अपने बूते पर 5-10 वोट भी नहीं ला सकते, जिनका चेहरे से 5-10 वोट भी नहीं आएंगे, लेकिन उनके द्वारा लगातार एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्तित्व का अपमान कराया गया। और इसलिए आज स्थिति ये आ गई है कि एकनाथ शिंदे के पास में 2/3 से ज्यादा सदस्य हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा शिवसेना में कोई बचे नहीं। संजय राउत को तो गिनने की बात ही नहीं है। और बीजेपी ने बहुत स्मार्टली मूव किया कि राज ठाकरे, अगर काल का प्रभाव, क्योंकि मैं ये शब्द कई बार उपयोग करता हूं, किसी कारण से ऐसा होता कि भाई भाई एक तरफ एक साथ हो जाते, तो राज ठाकरे को बहुत स्मार्टली यूज किया गया। और जिस तरीके से राज ठाकरे को यूज किया गया है, मुझे लगता है बीजेपी अपने राजनीतिक कार्यकर्ता जो होता है और जो उनके लिए बड़ा काम करके देता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर देती है। बीजेपी शिवसेना में राज ठाकरे को बहुत बड़ी हैसियत नहीं देगी। अगर शिवसेना जिस तरीके की मैंने कहा कि पार्टी और संगठन जो है वो एकनाथ शिंदे के पास चला जाता है, उद्धव ठाकरे के पास में कुछ नहीं बचता है, केवल मातोश्री बचता है, और असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो जाती है, तब राज ठाकरे की एंट्री होती है शिवसेना में। लेकिन शिवसेना में उनकी हैसियत वो नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी अब ठाकरे परिवार को किसी भी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो। लेकिन हाँ, राज ठाकरे ने चूंकि उनके लिए काम किया है, चाहे वो हनुमान चालीसा प्रकरण की बात हो और उसके बाद में जिस तरीके की रैलियां हो, जो एक माहौल बनाया गया था, पनपाया गया था, इसलिए राज ठाकरे को सरकार में हिस्सेदारी मिलनी, मुझे ऐसा लगता है कि तय है। और उन्हें कोई ना कोई ऐसी बड़ी चीज जरूर दी जाएगी जिसके बाद में राज ठाकरे किसी न किसी तौर पे अपने आप को संतुष्ट मानने की कोशिश करेंगे। और संजय राउत को जो बयान आया था कि शिव सैनिकों का गुस्सा जो है वो भी फूट नहीं पड़ा है, तो बात समझ लीजिए, संगठन जैसे ही शिंदे के पास में आता है, शिव सैनिक रहेंगे कहां पर। हाँ, शिव सैनिकों के नाम पर जो आपने गुंडे पाल रखे हैं वो जरूर आएंगे, लेकिन असली शिव सैनिक तब घरों से निकलेंगे और वो गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये मसला जो है ये केवल 1-2 दिन का नहीं है, अगले कई दिनों में बहुत सारी चीजें जो पलटने वाली हैं। सो बेसिकली इट वाज ठाकरे की शिवसेना को निपटाने का, उसको खात्मा करने का ये मोदी प्लान था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि इस समय इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर पे नरेंद्र मोदी को अगर आप किसी तरीके से उकसा देते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये आज की भारतीय राजनीति का, इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा कड़वा सच है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कैसा लगा अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा उत्साह जरूर बनाएं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।